बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, 16 महीने गुजरने के बाद भी हम इस बात का जायजा नहीं लगा सके कि इस अमरीकी साइफर एक हकीकत है या कि अफसाना। आज से ठीक 16 महीने पहले जब पीटीआई की हुकूमत तब्दील हुई तो पीटीआई चेयरमैन ने साइफर लहराया और तकरीबन 8 महीने अपने जलसों में मीडिया से गुफ्तगू में ये इल्जाम आयद करते रहे। उनको एब्सोल्युटली नॉट कहने की पादाश में एक अमरीकी साइफर की वजह से हुकूमत से निकाल दिया गया और उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा यह भी इल्जाम आयद किया कि यह तमाम पार्लियामेंट बिक चुकी है और अमेरिका के आगे घुटने टेक चुकी है। लेकिन ठीक 8 महीने बाद, हुकूमत तब्दील होने के ठीक 8 महीने बाद, पीटीआई चेयरमैन ने अमेरिकी अखबार को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और किसी तौर भी अगर वो इख्तिदार में आए तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। साइफर के मामले को अब पसे पर्दा रखना चाहते हैं, मतलब कि पसे पुश डाल देना चाहते हैं। इस मामले पर पीटीआई चेयरमैन ने 8 महीने के बाद मट्टी डाल दी। आज पूरे 16 महीने बाद पीटीआई चेयरमैन के दौरे हुकूमत में जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने एक बयान मजिस्ट्रेट साहब को दिया और कहा है कि साइफर पहले उनके पास आया और साइफर वसूल होने से पहले शाह महमूद कुरैशी उन्हें आगाह कर चुके थे और उन्होंने जब उस वक्त के वजीर आजम को बताया तो उन्होंने कहा कि इस पर एक हमने खेल खेलना है और हमने इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। और कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने साइफर के मामले पर अपनी तकारीर भी कर दी, कौम के सामने बयानिया भी रख दिया कि मुझे एब्सोल्युटली नॉट कहने की पादाश में निकाला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि साइफर गुम हो गया है। बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। इतने महीने बाद साइफर का दोबारा से तज़किरा और पीटीआई चेयरमैन पर सीक्रेट एक्ट के हवाले से मुकदमा, एफआईए में उनकी तलबी। मैं इस पर कानूनी माहिरीन को भी लूंगा, इत्तेहादी जमातों के जो रहनुमा हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। मैं थोड़ी सी आपके सामने कुछ मालूमात रखना चाहता हूं कि ये साइफर और अमरीकी दबाव का जो मामला है, ये पीटीआई चेयरमैन को पहली मरतबा पाकिस्तान में नहीं लेकर आए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरे सामने खबर मौजूद है अमरीकी अखबार की, 8 अगस्त 1976 को यह शाया होती है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर जो है उनकी लाहौर में मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से और उन्होंने कहा है कि आपका ये जो न्यूक्लियर मंसूबा है इसको आप रोक दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकार किया है तो अमेरिका ने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एक मरतबा पब्लिकली एक कागज को लहराया और कहा कि अमेरिका ये कहता है कि अगर आपने अपने आप को ना कंट्रोल किया, इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को ना रोका, तो हम आपको निशान इबरत बना देंगे। फिर जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 98-99 में, जब वो एटमी धमाके करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिल क्लिंटन मुझ पर दबाव डाल रहे हैं लेकिन मैं अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं हूं कौमी मफाद में। तो किस तरह से मुख्तलिफ हो सकती है पीटीआई चेयरमैन की तकरीर माजी के इन वज़राए आज़म से और मजीद कुछ अहम सवालात हैं आज के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले अभी ज्वाइन किया है मज़हर इकबाल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज। सर बहुत शुक्रिया आपका। आज बयान सामने आ गया 16 महीने बाद आजम खान साहब का, किस नजर से देखते हैं इसे? ये तो बयान अब आया है लेकिन उससे पहले ही ये एक रिकॉर्डिंग जो कि सारे लोग सुन चुके हैं जो कि लीक हुई थी, जिसमें साइफर को जो है वो उस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसको हमने यूज करना है और इस पर हमने वी हैव टू प्ले ऑन इट, इस पर हमने खेल खेलना है। वो तो कह चुके हैं एडिटेड थी ये तो। जी वो नहीं वो एडिट नहीं की गई उसकी। अब देखें ना सारी चीजें, तो अब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आजम खान साहब ने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें बिल्कुल वही सेम स्टोरी जिस तरह वो लीकेज हुई थी उसका फिर वो फोरेंसिक ऑडिट कराएं इमरान खान साहब और उसमें वो देखें। अब तो खैर शुक्र है कि अदालत ने वो जो स्टे था इसकी जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस को रोकने का वो भी खारिज कर दिया है और इस पर अब इसको जो है मुकम्मल तहकीकात होंगी साइफर पर। और अब उसकी क्योंकि काफ़ी अरसे से उस पर स्टे चल रहा था जो कि मेरा ख्याल है 2 दिन पहले वेकेट हुआ है और इस पर जो है ये अब इसकी जो ऑडियो लीक की भी फोरेंसिक जो है वो अब जो है वो बॉडी करवाएगी ताकि जो है वो भी हो जाए और आजम खान साहब का जो बयान है मजिस्ट्रेट के सामने और फिर जो है जिस तरह खुद भी यू टर्न लिया और फिर अमेरिका पे इल्ज़ाम डालने के बाद उन्होंने बाजवा साहब पे ये डाला कि नहीं अमेरिकन साजिश नहीं थी बल्कि बाजवा साहब ने हक्कानी को जो है वो वहाँ पर डिप्यूट किया कि वो जो है वो मेरे खिलाफ लॉबिंग करें और वहाँ पर जो है वो मुझे और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब करें। उन्होंने फिर ये
जो है बाजवा साहब पर जो है उन पर ये इल्जाम धर दिया था कुछ अरसे के बाद, और फिर यू टर्न लिया फॉरेन मीडिया पर भी और अमेरिकन में लॉबीज भी हायर की। तो इससे जो है वो उनका जो है वो बेसिकली तो वो ऐसे इश्यूज को सियासत में धकेल देते हैं जिससे जो है वो के खारजा ताल्लुकात जो है वो हमारे सारे स्टेक पे लग जाते हैं। अच्छा मजहर साहब, जो है उनका भी पीटीआई चेयरमैन का भी इस पर जो है वो रद्देमल आ चुका है। वो कहते हैं आजम खान ईमानदार आदमी है, जब तक उनके मुंह से नहीं सुन लेता मैं यकीन नहीं करूंगा। तो अगर अब आजम खान मंजर आम पर आकर तरदीद कर देते हैं, फिर तो उनकी पहले ही तलबी हो चुकी है। पीटीआई चेयरमैन की एफआईए ने भी बुला लिया, केस भी शुरू हो गया। जी वो देखिए आजम खान साहब ने तो खुद अपना रिकॉर्ड बयान करवाया ना अपनी मर्जी से मिनिस्ट्रेट के सामने, और अभी जो है वो जब आएंगे तो नेचुरली लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। लेकिन ये है कि जो सारी चीजें जो पहले भी सारी आश्कारा ऑलरेडी हो चुकी हैं, और जिस तरह ये यानी सारा ये जो इसको जो है अपनी नाकामी को कि आपके कोलिशन पार्टनर्स देखें, यू वर नॉट ए सिंगल मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, यू वर यानी जो है इन पावर ड्यू टू द कोलिशन विद अदर पार्टनर्स जो कि आपको छोड़ गए और उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। इसमें जो है वो अमेरिकी साजिश जो है वो कहाँ से आ गई, और अगर आपके साथ वो आपके इत्तेहादी आपको छोड़ गए हैं तो अब आप अपोजिशन में एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन लीडर का रोल अदा करें। आपने वो रोल अदा करने की बजाय सारे मुल्क को जो है वो अनारकी में और क्योस में धकेल दिया। मईशत आगे खराब थी जो कि आप आईएमएफ के साथ खराब कर चुके थे। सर अब करने क्या वाली है हुकूमत? इस केस को किस तरह से अब आप डील करेंगे? जो उस वक्त पीटीआई चेयरमैन के साथ थे, दाएं और बाएं बैठे हुए थे, साइफर के सारे मामले पर उन्हें डिफेंड कर रहे थे, क्या वो भी इस केस में शामिल तफ्तीश होंगे? उन पर भी आप जो है वो घेरा तांग करेंगे? महमूद कुरैशी साहब जो है वो भी आएंगे इसमें, असद उमर साहब जिनके साथ वो खेल खेलने की, और आजम खान साहब को भी शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने वो मिनट्स की तब्दीली का जिक्र किया कि मिनट्स तो हम लिख लेंगे, आप उसमें कैबिनेट भी। ये बिल्कुल उसी तरह है। देखें ये कैबिनेट को इन्होंने बाजीचा इतफाल बनाया हुआ था। आप ये देखें ना कि पहले वो उन्होंने जो है वो आपका जो था कादर ट्रस्ट केस में वो जो एमसीए का जो डील की हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसको खुफिया रखकर, और फिर मिनट्स में वो शहजाद अकबर साहब मिनट्स लहराते फिरते हैं कि जी ये देखें सबने पढ़ा था वो सारा मुआहदा, और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो जो इनके साथ भी थे वो भी उन्होंने भी उसकी बात की जो है वो अभी तक जो है वो बाजवा साहब के बयान की तरदीद। ये अभी साइफर मजहर इकबाल साहब कहाँ पर है? ये साइफर किधर है? साइफर इस वक्त साइफर तो वो कहते हैं आजम खान कि वो तो इमरान खान साहब ने कहीं पर छुपा दिया है या कहीं संभाल के रखा हुआ है या गुम कर दिया है। राना सनाउल्लाह का बयान है वजीर दाखिला का कि साइफर पास मौजूद है, हुकूमत के पास है। जो आजम खान साहब का बयान मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मैं सर आपकी गवर्नमेंट का आपसे मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ कि उनका स्टेटमेंट तो ये है कि हमारे पास मौजूद है। अच्छा, फिर उसकी कॉपी, क्योंकि ये फॉरेन ऑफिस की मलकियत होता है, फॉरेन ऑफिस ने जो है उसकी क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा गया था एक कॉपी, लेकिन जो है कॉपीज और उसकी जो ओरिजिनल जो है वो आई डोंट नो व्हाट इज द, लेकिन उसमें उस वक्त जो है वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा गया था, आपको याद होगा, एक चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया था, एक स्पीकर साहब को भेजा गया था, और उसके ऊपर फिर वो कासिम सूरी साहब की रूलिंग आई जिसमें वो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अभी गुम गया साइफर या अभी भी फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। ये देखें ये चीजें सामने आ जाएंगी। आई एम नॉट श्योर कि भाई ये, क्योंकि अगर सनाउल्लाह खान साहब ने कहा है तो उसकी कॉपीज तो होंगी। मे बी वो आजम खान साहब ओरिजिनल की बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल जो है वो इट्स बिन लॉस्ट। देखते हैं वो जो है, लेकिन उसकी कॉपीज तो थी ना जो चीफ जस्टिस साहब को भी हैंड ओवर की गई और उसको जो है वो COS को भी दी गई। ठीक है मजहर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून बैरिस्टर अब्रेज ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, 16 महीने गुजर गए हैं, साइफर अफसाना है, हकीकत है, गुम चुका है, फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है, साइफर का कंटेंट क्या है, पब्लिक कर सकते हैं नहीं कर सकते, इतनी कानूनी पेचीदगियां हैं, और एक मरतबा फिर तकरीबन 1.5 साल के बाद दोबारा से कौम को साइफर के पीछे लगा दिया गया है और मुकदमा दोबारा से ये शुरू हो गया है। आप क्या समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी तौर पर इसको अब पब्लिक किया जाना चाहिए? ऐसी कोई शिक मौजूद है? देखें, जो 18वीं तरमीम की गई थी उसके अंदर आर्टिकल 19 से भी इंसर्ट किया गया था जो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। पाकिस्तान के तमाम
इम्पोर्टेंस पब्लिक मैटर्स के ऊपर पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना, उनको आगाही देना, दिस इज द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड दिस इज आल्सो नोन एज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है, गुज़िश्ता अगर 1.5 साल से इसके ऊपर बात की जा रही है और एक शख्स की जो पॉलिटिकल गेन है, पॉलिटिकल स्कोरिंग है, उसकी फॉलोशिप है, और सारी चीज़ें इस पे बेस करती है कि अमेरिका की गुलामी का नारा लगाया गया था कि हम गुलाम नहीं हैं, उस साइफर को बेस बना के वो लगाया भी गया था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 19A को देखा जाए और फिर इसके बाद तोशाखाना के जितने भी तहाइफ थे जिसको पब्लिक करने की बात की गई, फिर हमने लेटर ऑन ये सारी चीज़ें देखी कि वो पब्लिक कर भी दिए गए। तमाम जितने भी गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म थे वो भी आर्टिकल 19 को बेस बनाकर ही किए गए कि तमाम इम्पोर्टेंट पब्लिक मैटर्स के हवाले से पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना और आगाही देना ये रियासत की जिम्मेदारी और अदालत के हुक्म पे किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको भी पब्लिक करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, ये नागुज़ीर है। वो इसलिए कि एक शख्स जो है वो उसने साइफर की जो एग्जिस्टेंस को तो तस्लीम कर लिया कि साइफर तो आया था। अब वो जो साइफर का कंटेंट था, जो उसकी वर्डिंग थी, जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि ट्विस्टिंग की गई, जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, वर्डिंग कुछ और थी और फिर उसके अलावा नफरत अमेज़ जो ज़ुबान का इज़हार किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप ओरिजिनल साइफर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दूसरी ये जो डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब बात कर रहे थे कि जो ओरिजिनल साइफर और जो कॉपी की बात कर रहे थे, जो हमारे कानून-ए-शाद ऑर्डर है 1984 का, उसके अंदर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है दैट गेन द प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इन द आई ऑफ लॉ, और इसके साथ जो उसकी कॉपी है, कॉपी को तो कभी भी कानून की नज़र में अहमियत दी ही नहीं जाती until unless that is attached, that is derived from the original document और ये चीज़ प्रूव भी हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो बोन ऑफ कंटेंशन है या जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है वो ओरिजिनल साइफर ही है। जब तक वो पेश नहीं किया जाता तब तक इनका जो 164 का बयान करवा देंगे, जिस मर्जी अदालत के सामने इनका बयान करवा दे, शायद 9 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तान के अंदर लोगों की स्टेटमेंट्स की जो हैसियत रह चुकी है, जो क्वेश्चन था, जो जिस तरीके से बाद में लेटर ऑन उन्होंने एक्सपोज की, मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से दिलाई गई, अगर कल कला ये जाके इस चीज़ का इंदिया देते हैं, ये चीज़ एक्सपोज करते हैं, मैंने अनड्यू प्रेशर के तहत, किसी फोर्स के तहत, किसी ब्लैकमेलिंग के तहत ये स्टेटमेंट दी थी, तो फिर ये सारी चीज़ें दोबारा क्या कानूनी तौर पे एक मज़ाक बन के रह जाएँगी? क्या एक तमस्सर सिस्टम की उड़ाने की कोशिश की जा रही है? तो मेरे ख्याल में अगर हम किसी भी रीजनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो जिहाद की तरफ जाना चाह रहे हैं, लीगल फुटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अनटिल अनलेस जब तक आप ओरिजिनल साइफर पेश नहीं करेंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, तब वक़ार तक साहब इस चीज साथ का मौजूद तय्युन नहीं किया रहिएगा। जा सकता। अली बदर साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर बहुत शुक्रिया। साइफर की दोबारा से गूंज सुनाई दे रही है। साइफर को जो है वो बुनियाद बना झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, सियासी मफादात के लिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई, कौम को गुमराह किया गया, वही तमाम तर बातें जो 16 महीने पहले होती रहीं। सर क्वेश्चन इज दैट कि साइफर कहां पर है? आपकी गवर्नमेंट है, आप ये बता सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आपके हैं, तो साइफर इस वक्त कहां पर मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए इस साइफर तो मुझे नहीं पता साइफर कहाँ पे है और ना फॉरेन मिनिस्टर को पता है। इसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए कि ये जो असल साइफर की जो कॉपी थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर आजम खान साहब को दी, आजम खान साहब कहते हैं मैंने इमरान खान साहब को दी और खान साहब कहते हैं कि मेरे से गुम गई, तो फिर खान साहब को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए, बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि साइफर है किधर, किसको दिया। सर कोई तो रिकॉर्ड होगा ना उसका? रिकॉर्ड यही है कि जिसने जिसको हैंड ओवर किया, ये तो बड़ा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। ये तो दिस शुड नॉट बी इवन हैंडेड ओवर के किसी को इवन दिया जाए। ये तो सरकारी जो लोग हैं वो किसी पॉलिटिकल या इलेक्टेड बंदे को भी नहीं दे सकते। ये तो रहना चाहिए सिर्फ सरकार की, तो उसके अंदर कस्टडी के अंदर। अगर इसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरी को भी बुलाया जाए और उस टाइम के वजीर खारजा को बुलाया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और आजम खान साहब ये तो जो इन्होंने आज लिख के दिया है, मुझे तो पता नहीं है कि 164 का बयान कहाँ पे इन्होंने दिया है, लेकिन जो भी इन्होंने लिख के दिया है उसको भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आपने किससे लिया और किसको दिया, ओरिजिनल कॉपी किसके पास है। इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए जी। ये तो मामला प्रॉपर एक कमीशन बना के, हाई एंड कमीशन बना के उसको। लेकिन सर साइफर गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, अवाम के सामने रखेगी, तभी लोग इस पर एतबार करेंगे ना।
आप कह रहे हैं कि उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह से आज आजम खान ने कह दिया कि कंटेंट कुछ और था। पीटीआई चेयरमैन ने अपने सियासी मफादात के लिए अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया अवाम में मकबूल होने के लिए। तो जब तक असल साइफर सामने नहीं आता तब तक फैसला कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो साइफर की एक कॉपी जो होती है ना, जिसको डिकोड किया जाता है, वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद होती है। उधर से ही उस कॉपी को कोडिंग के थ्रू लाके तो अभी वो दिया फॉरेन जाता ऑफिस है। पर किसका कंट्रोल है सर? मेरी बात आप खत्म होने, फॉरेन ऑफिस पे बिल्कुल वहां पे सरकारी लोग बैठे हुए हैं। तो उस टाइम पे जो अमेरिका के अंदर सफीर थे जिन्होंने ये साइफर लिखा था, वो आजकल सेक्रेटरी खारजा है, ऑनरेबल रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है। उनको भी बुला लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि जो असल साइफर था, देखे साइफर का मामला नहीं था खाली। साइफर के अंदर एक तो झूठा नैरेटिव बयान किया गया, उसके बाद साइफर को गुम किया गया। फिर खान साहब की एक ऑडियो आई जिसमें कहा गया कि मैं इससे खेलूंगा, जिसमें 3-4 वजीर भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा मैं इससे खेलूंगा। उन वजीरों को भी पूछा जाए कि कितना खेल खेलना है इस मुल्क के साथ। नेशनल इंटेग्रिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हुई, आपकी नेशनल सिक्योरिटी को आपको स्टेक पे रखा गया और कॉम्प्रोमाइज हुई। आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन दुनिया के साथ खत्म हो गए कि खान साहब को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उसके पीछे ये वाली वजूहात थी, ये बचपना था, नाअहलियत थी, नाकाबिलियत थी। तो ये सारी वजूहात सारी मिलके सामने आई, और जब पीछे कोई हल ना निकला तो साइफर का मामला अवाम के सामने लाके बेचा गया, और फिर उसको अवाम ने बाय आउट किया, क्योंकि हकीकत का किसी को पता नहीं था। आज उनके अपने ही आजम खान साहब जो सेक्रेटरी टू पीएम थे उस वक्त, तो उन्होंने जब हकीकत बयान की है, ये तो अभी ये देखें, ये मामला सिर्फ अभी जो है मीडिया और चंद लोगों की हद तक है। ये मामला तो अभी देयर इज अ नीड टू go into further investigation in this matter. अली बदर साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए, उन्होंने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, लेकिन माजी में भी वज़राए आज़म ने ये बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया अमेरिका पर कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से भी मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये जो है नाजरीन के साथ शेयर किया है कि 8 अगस्त को यहाँ पर लाहौर शहर में जो मुलाकात हुई थी 1976 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर के साथ, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम रोके नहीं तो हम आपको दुनिया के लिए निशान इबरत बना देंगे। और उन्होंने भी एक जलसे में इसी तरीके से ये कागज़ जो है या जो इस तरह का डॉक्यूमेंट है उसको लहराया था। नवाज शरीफ ने भी बिल क्लिंटन पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि मुझे काम एटमी धमाके करने से रोका जा रहा है। तो अब पीटीआई चीफ ने जब कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी प्लानिंग के तहत और असेंबलियां खरीद कर लाई जा रही, वो आपका राइट है कि आप उन पर क्रिटिसाइज भी करें, उनसे इख्तिलाफ भी करें, लेकिन सवाल तो फिर वहीं पर है कि जब तक साइफर हुकूमत मंजर-ए-आम पर नहीं लाती, लोग क्रेडिबिलिटी पर कैसे एतबार करेंगे? सिर्फ इसका जवाब दे दें। देखिए, असल बात यह है कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का हवाला दिया। भुट्टो साहब ने साइफर का जो है वो साइफर नहीं लहराया था। भुट्टो साहब ने अपनी गुफ्तगू में अपना जो कम्युनिकेशन थी उसका हवाला दिया, और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स और गुफ्तगू होती थी जिसमें वो हवाला देते थे। उस पे ना नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती थी, ना नेशनल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती थी। वो भुट्टो साहब की हद तक जो है थ्रेट करते थे और कहते थे एटमी प्रोग्राम रोक दो, वो नेशनल एजेंडा था। भुट्टो साहब ने नेशनल एजेंडे को रोल बैक नहीं होने दिया। यहाँ पे खान साहब की हुकूमत गई थी, वो नेशनल एजेंडा नहीं था, आईनी और कानूनी तरीके से गई थी। लेकिन बनाया तो उन्होंने भी था ना कि हम अड्डे नहीं देंगे, अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एब्सोल्युटली नॉट हमने कहा है। हाँ, वो बिल्कुल खान साहब ने कहा था। वो कहाँ पे कहा था? एक टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो आपसे ये मांगे थे तो उन्होंने कहा कि जी हम कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। ना उन्होंने मांगे, ना इन्होंने दिए, ना कोई बात हुई आपस में। खान साहब ने सिर्फ एक एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड कहा था और दुनिया को उसको ऐसे बेचा जैसे अमेरिका को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। भाई, असल बात की हकीकत के ऊपर तो जाया करें। एक सहाफी को दिए गए इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट का है, कोई अमेरिका को नहीं आंखें दिखाई। असल बात के ऊपर तो आए ना। मुद्दा ये है कि खान साहब ने क्या किया। खान साहब ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के एक नॉर्म्स होते हैं, उनका एक तरीकाकार होता है, उसकी एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब साइफर होता है उसको डिकोडिंग की जाती है, भेजा जाता है। दिस इज अ वेरी मच क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। इसको तो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। जो दुनिया पाकिस्तान के अंदर चंद लोग हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, डीजी, ISI, सेक्रेटरी खारजा, वजीर खारजा, ये 4-5-7 लोग हैं जिनके साथ
कोई उनकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो तो शेयर किया जाता है। खान साहब ने तो इररिस्पॉन्सिबल लीडरशिप का मुजाहरा किया है। उन्होंने शो किया है कि ना उनमें काबिलियत थी ना अहलियत थी, और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को स्टेक पे लगा दिया, सिक्योरिटी को स्टेक पे लगा दिया। वो तो उन्होंने, अमेरिका ने इस चीज को बाय आउट नहीं किया। वो तो ठीक है। आज देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितनी देर से वो वजीर खारजा बने हैं, मेहनत करके मुल्कों के साथ पाकिस्तान के बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस कनेक्ट किए हैं। अगर ठीक है अली बदर साहब, ना मैं आपकी IMF भी नहीं तरफ, मिलना था, एक सेकंड, आपको ना IMF की सपोर्ट मिलनी थी, ना GSP प्लस मिलना था, ना आपको FATF से आपने ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आना था, ना चाइना ने सपोर्ट करना था, ना सऊदी अरब ने, ना UAE ने। और पाकिस्तान, जो खान साहब की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बना, अल्लाह का शुक्र है। ये उनकी ख्वाहिश थी, अगर मैं हुकूमत में नहीं रहा तो पाकिस्तान को जो नुकसान हो सकता है हो जाए, मैं रहूंगा तो पाकिस्तान रहे, मैं नहीं रहूंगा तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी ना रहे। ये ऐसा लीडर है पाकिस्तान को नहीं चाहिए, जो पाकिस्तान को एज ए मुमलिकत, एज ए स्टेट और एज ए इंडिविजुअल नुकसान पहुंचाने चलाओ, जो इदारों को भी आपस में लड़ा दे, मुल्कों के साथ मुल्क को लड़ा दे। ऐसा लीडर तो पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जाहिर है कि गलती हो आपके गई। सियासी इख्तलाफात हैं उनके साथ। वकास अबरेज साहब से एक मैं क्वेश्चन कर लूं, फिर मैं अली बदर साहब आता हूं आपकी तरफ। वकास साहब, जिस तरीके से आज भी बयान सामने आया है कि पहले आजम खान साहब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची, शाह महमूद कुरैशी से होते हुए, उसके बाद काबीना में इस पर डिस्कशन हुई और उसके बाद ये सारा मामला आया, तो उस वक्त में जो गवर्नमेंट थी, बहुत से लोग इस साइफर के मामले पर आपस में कनेक्टेड थे और सब लोग उस वक्त तक डिफेंड करते रहे। तो अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से मुकदमा चल रहा है PTI चेयरमैन पर, फिर तो और भी इसमें नाम आ सकते हैं। और ये 164 के तहत बयान से क्या मुराद है, ये भी जरा नाजरीन को बताएं। देखिए, बिल्कुल ये जो भी स्टेट के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सीक्रेट रखना था, देन दिस वुड बी द लायबिलिटी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसको सीक्रेट ही रखना था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाए, आपको जो भी तोहफा दिया जाएगा, आप एक सुई से लेके घड़ी से लेके गाड़ी तक, वो तमाम के तमाम तोशाखाना में दिए जाएंगे, चूंकि वो रियासत के नुमाइंदे के तौर पे दिए गए। इसी तरह जो दस्तावेजात आपके हवाले की जाती है वो रियासत के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्टेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप कभी भी अपने पास कैरी नहीं कर सकते। अगर आप कैरी करेंगे तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीजें आपके ओथ की वायलेशन के जिम्मन में आएंगी। आप जब प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ेंगे तो वहां से एक निब, एक सुई, एक पेन भी वहां से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको जो अमानत दी गई थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, तमाम की तमाम चीजें आप इख्तियार इफ्तिहार छोड़ने के साथ साथ रिटर्न करते हैं। दूसरी जो आपने चीज पूछी, क्या वो दूसरे जो लोग थे, तमाम लोग जो पार्टिसिपेटर थे, फैसिलिटेटर थे और कंप्लीस के तौर पे इसमें शामिल थे, आजम खान इज वन ऑफ देम। जो इनकी स्टेटमेंट दी गई है 164 की, वो बतौर अप्रूवर दी गई है, जिसे कानून की जुबान के इजराय तफन्नुन जो है वादा माफ गवाह कहा जाता है। हमारे जो कानून शाद आर्डर है उसके अंदर आर्टिकल 16 भी मौजूद है, 129 भी मौजूद है, और जो 16 के अंदर ऐसे शख्स को कम्प्लिस कहा जाता है कि जो खुद पार्टिसिपेटर हो, फैसिलिटेटर हो इन द कमीशन ऑफ क्राइम, लेकिन लेटर ऑन वो ये कहता है कि दूसरे जो क्रिमिनल थे या ऑफेंडर्स थे, इनके खिलाफ मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, और मैं ये जुर्म जो भी हुआ है, सरजद हुआ है, उसको मैं ट्रेस करवाने के लिए हेल्प आउट करूंगा स्टेट को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। तो स्टेट जो है आर्टिकल 129 के तहत जो अप्रूवर बना सकती है, वादा माफ गवाह बना सकती है, और माजी में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। लेकिन ये जो एक बड़ी अजीबोगरीब चीज थी, एक शख्स जो है वो 1 महीने के लिए गायब रहता है, और 1 महीना गायब रहने के बाद उसे अचानक से होश आती है, वो नमूदार होता है और उसका ज़मीर जागता है, और 164 की स्टेटमेंट देने के लिए वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाता है। हमारे मुल्क में आज दो के इस तरह की ट्रेडिशंस, रवायात जो हैं वो पहले से भी मिलती हैं कि लोगों के इस तरह ज़मीर जागते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर महीने बाद जाग जाते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि बहुत से केसेस के अंदर जो है वो लोग वादा माफ गवाह भी बने, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि हम जो वादा माफ गवाह बने थे ये हमारी कंसेंट के खिलाफ बनाया गया था, हमें अनड्यू प्रेशर के तहत, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत, और हमें माइल किया गया था, इंड्यूस किया गया था, आप गवाही दे और फिर हम आपको जाने देंगे, अदरवाइज आपको और आपके घर वालों की हमसे बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आए तो सबसे पहले जिस यार्डस्टिक को या जिस क्राइटेरियन को डिटरमिन या डिसाइड या एजुडिकेट करने की जरूरत है वो यही है कि आया कि जी इस शख्स की जो स्टेटमेंट है वो फ्री कंसेंट के साथ है, और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या ये केस के दूसरे फैक्ट्स के साथ करैबोरेट भी करती है या नहीं करती। नहीं, वो तो थाना कोसार पेश हुए हैं 18 जुलाई को,
और उन्होंने कहा कि साइफर की कॉपी उनसे गुम गई थी, बड़े खौफजदा थे वो, इसलिए खुद अपने दोस्त के पास छुपे रहे। आजम खान साहब ने कहा है। साइफर की कॉपी गुमने का कसूरवार कौन है? देखिए जी, जिस शख्स ने भी साइफर की कॉपी जो दी चुके हैं, ये स्टेट डॉक्यूमेंट है। और मजिद साहब हैं और आपके साहब दूसरे जो पॉलिटिशियन है, ये बेहतर तरीके से बताएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेक्रेटरिएट में रखे जाते हैं और अली ये बदर ऑफिशियल साहब। डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरीके से अली बदर साहब, और ये किसी तरीके से भी ये डॉक्यूमेंट आप अपनी कस्टडी में नहीं ले सकते। आप भी के पास भी जो मैंडेट है, जो इख्तियार है, जो इफ्तिहार है, वो भी रियासत की मानत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी तरफ से अगर ये किया गया तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस। और ये क्लेम करना और ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट देना कि मुझसे ये गुम हो गया, और आपने एक चीज के ऊपर पूरे मुल्क के लोगों को मीर जाफर, मीर सादिक जैसे जो अलकाबा से नवाजा, फिर आपने पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर स्टेट के खिलाफ ये बयानिया स्टैब्लिश किया कि एक साइफर आता है और एक साइफर की मार है हमारी सारी स्टैब्लिशमेंट, और उसके सामने घुटने टेक देते हैं और मुझे घर भेज देते हैं। तो क्या हमारे मुल्क की इतनी अहमियत है, इतनी सिग्निफिकेंस है कि कोई भी दुनिया की सुपर ताकत है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक साइफर भेजती है, तो क्या हमारी हुकूमतों को घर भेज दिया जाएगा? ये सारी की सारी चीजें इन इट सेल्फ जो मैं समझता हूँ, ये जो बयानिया खड़ा किया, ये हमारे अदारों के खिलाफ, हमारी मुल्क की सालमियत बका के खिलाफ एक बहुत बड़ा इन इट सेल्फ प्रोपेगेंडा है। अगर ये हकीकत में इस कंटेंट से जाहिर नहीं होती, जो बजाय आजम खान की साहब की जुबानी या स्टेटमेंट की रोशनी में देखा जाए, तो उनके मुताबिक ये है कि बिल्कुल साइफर के अंदर ये कंटेंट नहीं था। तो जब तक वो कंटेंट, वो वर्डिंग सामने नहीं आएगी, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, दिस वुड रिमेन द टॉक ऑफ द टाउन, दिस वुड रिमेन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और जब तक इसको सामने नहीं लाएंगे, शायद हम एक प्रोग्राम छोड़ के 101 प्रोग्राम भी कर ले तो मेरे ख्याल में इसका कोई नतीजा हम हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नतीजा तो उसी वक्त अखज़ होगा जब अवाम को एतमाद में लिया जाएगा और लोगों को इस बात का यकीन होगा कि वाकई साइफर का कंटेंट मुख्तलिफ था और लोगों को मुख्तलिफ बताया गया। मज़हर इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट सामने आया है, कहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन असल मीर जाफर हैं, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इस मामले पर। फिर अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा फुल कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के आपके जो साथी हैं सोशल मीडिया पर इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं कि आज आजम खान का भी अगर स्टेटमेंट आ गया तो इसका मतलब है कि ये शख्स गिल्टी है। लेकिन अगर आजम खान का बयान सामने आ जाता है कि मुझसे दबाव में ये स्टेटमेंट दिलवाया गया, तब क्या करेंगे? ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो बता रहे थे बैरिस्टर साहब, बिल्कुल सही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट स्टेट की मलकियत होते हैं। अभी यही इसी तरह का एक नौयत का केस जो है वो आपके जो है ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ भी यही बना है कि उन्होंने भी बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो यहाँ से अपने घर ले गए और वहाँ पर उनके घर से वो बरामद हुए। तो ये चीज़ तो बड़ी जो है वो सिग्निफिकेंट है कि अगर ये इस तरह की चीज़ हुई है तो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और उसके ऊपर जो है अगर तहकीकाती कमीशन बने तो बिल्कुल बनना चाहिए। और अगर यानी जो है इतना बड़ा जो है एक नैरेटिव घड़ा गया और जिसको 8 महीने तक बेचा गया और जिस पर के हम कोई गुलाम हैं और अमेरिकन जो है एक साइफर की मार हैं और हमारी सारे लोगों ने उस पर एक्ट किया है, तो ये बहुत बड़ा एक नाम है। इसको जो है वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना बड़ा ज़रूरी है और इस पर जो है वो सारे जो है जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इसकी सारी मूवमेंट में, ये जो साइफर की मूवमेंट थी जिसमें अल्टीमेटली वो कहते हैं कि जी वो गुम हो गया, तो इसकी सारी हकीकत सामने आनी चाहिए बिल्कुल। और इसमें जो लोग गिल्टी हैं, क्योंकि इस तरह के जो है इमेच्योर और जो है चाइल्डिश जो हरकत की गई हैं लीडरशिप की तरफ से और यानी जिसमें एक नेशनल आपका जो है वो जो है आपकी सालमियत को दांव पे लगाया गया है, तो ये तो बहुत सीरियस मामला है और इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इसके तह तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है अली बदर साहब, आपने बिलावल भुट्टो साहब का भी जिक्र किया कि उन्होंने बड़े दौरे किए हैं, सिफारती सतह पर पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। गुज़श्ता 2.5-3 सालों में जो भी सफारती सतह पर पाकिस्तान को डेंट पड़े थे, या आपका जो मौक़िफ़ था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को रिकवर किया है, इस साइफर के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज की क्या पोजीशन है और इस सारे मामले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो काम किया पिछले 3.25 साल में, जो गवर्नमेंट ने
एक इरिपेरेबल लॉस पहुंचाया, एक डिप्लोमेटिक डिसएंगेजमेंट कर दी, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन में डाल दिया। बिलावल साहब ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की है, मुल्कों को बताया है कि बायलैटरल रिलेशन होने चाहिए, डिफरेंट फोरम्स पे गए हैं, मल्टीलैटरल रिलेशन होने चाहिए, और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी की है पूरी दुनिया के साथ, जिसका नतीजा आप देख लें कि आज आप IMF के साथ भी राब्ते में आ गए, GSP प्लस का ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गए, FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गए, GSP प्लस का स्टेटस मिल गया, चाइना आपके साथ एंगेजमेंट में आ गया, सऊदी अरेबिया UAE आ गया, मिडल ईस्टर्न बाकी कंट्रीज आ गए, यूरोपीय यूनियन आ गई, कश्मीर के ऊपर जर्मनी आपके साथ आवाज उठाता है। तो कश्मीर के लिए तो बात कहने की ये है कि इस सारे मौकफ के अंदर साइफर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी मैं यही ये है। पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे जी। सर सिर्फ ये आपसे इसका जवाब लेना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि साइफर के मामले पर अवाम को एतमाद में लिया जाए, बताया जाए कि एक्चुअली साइफर क्या था। बिल्कुल, इसके अंदर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिमांड करेगी कि साइफर के मामले को प्रॉपरली जो है हाई एंड कमीशन के ऊपर इंटेरोगेट इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और इसके अंदर से जो असल हकाइक है उनको बाहर लेके आना चाहिए, और आईनी और कानूनी जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करके इसको जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसमें आइन को और कानून के तरीकाकार से बाहर जाके इसको नहीं करना, कोई देयर शुड बी नो न्यू वे ऑफ डूइंग इट। तो इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं या जिन लोगों का बीच में रोल रहा है, उन लोगों को बुला के उनको आप उनसे उनकी स्टेटमेंट लें, उनसे पूछें कि उनका क्या था और वो उस टाइम पे उनका क्या रोल था और आज वो क्या कहते हैं। ये जैसे 164 के बयान की बात हो रही है, तो इसका एक प्रॉपर तरीका का ड्यू प्रोसेस होता है कि मजिस्ट्रेट के पास जब आप जाते हैं, आप जाके बताते हैं, वो फिर आपको 2-3 घंटे की ब्रेक देता है, फिर आप जाते हैं, फिर आपसे लिखवाता है कि आप अपने होशोवास में, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस तो नहीं, कोई चीज तो नहीं, अंडर ड्यूरेस तो नहीं। तो बात यह है कि ये सारा मामला आने के बाद जब सारे लोगों को बुलाया जाएगा उस फोरम के ऊपर, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, देन यू विल गेट टू नो द रियल फैक्ट्स कि असल मामला था क्या, झूठ क्या था, सच क्या था। असल कहानी तो जो झूठी कहानी थी वो तो नरेट कर दी गई, बेच दिया गया, लेकिन उससे मुल्क का कितना नुकसान हुआ, इरिपेरेबल लॉस ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। आप देखें कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, आपको लोगों को सफाइयां देनी पड़ी है। बहुत सारे मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए सोचते हैं कि अगर हमने कोई ऐसी बात कहनी है, क्योंकि ये कोई साइफर पहली दफा नहीं आया, साइफर तो बहुत दफा आता है, उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको रोक लेते हैं। अली बदर साहब और मजहर इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। साइफर के मामले को लेकर वही बेचैनी बरकरार है, वही सवालात उठ रहे हैं, और ब्रेक से पहले जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे बैरिस्टर साहब, साइफर के मामले में अगर PTI चेयरमैन गिल्टी साबित हो जाते हैं कि उन्होंने इस पर पॉलिटिक्स की है, सियासत की है, अपने ज़ाती मफादात के लिए लोगों को गुमराह किया है, तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक क्या क्या सजाएं मिल सकती हैं? कि हमारा पाकिस्तान जो पिनल कोड है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन मौजूद हैं, और आपने ये देखना है कि जो उनकी स्टेटमेंट दी गई थी वो बड़ी टेक्निकल स्टेटमेंट दी गई थी। उस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया था कि अदारों के मुतल्लिक अवाम के अंदर गुमराही को परवान चढ़ाया है और अवाम के खिलाफ, जो अदारों के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाई है। ये एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो सेक्शन 124A के अंदर भी मौजूद है, और एट द सेम टाइम 121 जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, और 121A जो वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान की बात करता है। अगर वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान की अगर आप किसी दुश्मन का जो प्रोपोगंडा है कि वो पाकिस्तान की सालमत इस्तेकाम को डिस्पर्ज करे, डिस्टॉर्ट करे, डैमेज करे,
अगर आप उस प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में प्रमोट करें, प्रवेल करें, तो फिर तो डेथ पेनल्टी तक सजाएं दी गई हैं। और अगर आप सिर्फ सेडेशन तक रहते हैं तो फिर भी उसके अंदर 14 साल तक की भी सजा है, 10 साल तक की भी सजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है, जो आजम खान साहब की स्टेटमेंट थी, दैट इज corroborated विद द अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। चूंकि मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ एक आम से इंसान की चीज से भी अगर हम जब देखते हैं, जो चीज कॉमन सेंस को फील नहीं करती वो कभी भी रियलिटी बेस्ड नहीं हो सकती। कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर खान साहब के पास साइफर मौजूद था और जिस तरीके से वो कहते थे कि हमें गुलामी का तोक हमारे गले में डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और अगर इस तरह की कोई वर्डिंग मौजूद थी तो वो साइफर जरूर दिखाते, क्योंकि उस साइफर की बेसिस के ऊपर इनको पॉपुलैरिटी मिली थी। और अगर वो साइफर जो उसके अंदर इस तरह की वर्डिंग नहीं थी, कंटेंट नहीं था, लेकिन साइफर मौजूद था और उसके अंदर अब खुदा जाने के कोई मोहब्बतनामा था, कोई नफरतनामा था, या इनकी हुकूमत को घर भेजने का कोई परवाना थमाया गया था, अब तो वो साइफर ज़ाहिर है हमारे एब्सोल्युटली सामने नॉट आएगा के तो बाद होगा तो नफरतनामा ही। नफरतनामा ही होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर इस तरह की वर्डिंग का इजहार कर दिया जाता कि हाँ साहब की हुकूमत को घर भेजा जाए, अब वो जो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की बात की गई, इसी हुकूमत को, इसी फॉरेन मिनिस्टर को अगर वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो ये चीज भी समझने से कासिर है कि आप इनकी हुकूमत को इन्हीं के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इनको घर भेजने की बात कर रहे हैं, तो ये भी चीज शायद किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। और सेकेंडली अगर इनके पास होता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको फौरी पब्लिक कर देते, चूंकि उस डॉक्यूमेंट की बेस पे उससे पहले आप देखें 3.5 साल में जो इनकी हुकूमत के अंदर इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, डस्का का इलेक्शन था, सियालकोट का इलेक्शन था, वजीराबाद का, केपीके का इलेक्शन था, उसमें पीटीआई को काफी हद तक मैक्सिमम पॉलिटिकल सुबकी का सामना करना पड़ा था। लेकिन ओवर द नाइट से ये जो साइफर वाली बात आई, अमरीकी गुलामी वाली बात आई, फिर जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी एक स्टेटमेंट आई कि जो है वो हम गुलामी के बारे में, और फिर एक नारा लगा कि हम कोई गुलाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजों को उस तनाजुर में देखा जाए तो अगर इनके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट होता जिसमें जो इनकी हुकूमत को घर भेजने की बात की, उसको जरूर पब्लिक करते। लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी चीजों में देखा कि पीटीआई के जो चेयरमैन थे उन्होंने यू टर्न लिया। तो मेरे ख्याल में ये भी वो एक ऐसी बात थी लेटर ऑन जिसमें ये कहा गया था कि हमारी जो आर्म फोर्स के फलां फलां ऑफिसर थे उनकी साजिश थी बेसिकली मुझे घर भेजने के लिए, उसके अंदर फलां फलां लोग मुलव्वस थे। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक स्टेटमेंट पे वो रिलाई करके किसी एक स्टेटमेंट को तो वो कीप कर लेते या कंटिन्यू कर लेते। लेकिन ये भी चीजें हमने उनके दौरे हुकूमत में भी देखी, हुकूमत के बाद भी देखी कि हर स्टेटमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं उनको यू टर्न लेना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब यू टर्न तो किसी सूरत नहीं लिया जा सकता। अगर तो साइफर मौजूद है, उसकी कोई कॉपी भी मौजूद है, तो वो तो एटलीस्ट प्रोड्यूस करे। आल दो उसकी कॉपी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। इतनी आसानी से इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो कभी भी ठीक घुमाया है, नहीं जा सकता कि जिस पे आपका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो बेस करे। ठीक है। बैरिस्टर वकार बेस साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइफर का जो है अभी भी हल तलब है। साइफर किसके पास मौजूद है? आजम खान कहते हैं मुझसे गुम गया, पीटीआई चेयरमैन कहते हैं मुझसे गुम गया, हुकूमत के कुछ जो अराकीन है वो कहते हैं हुकूमत के पास है, फॉरेन ऑफिस के पास है, लेकिन अक्सरियत का यह कहना है कि हमें मालूम ही नहीं कि साइफर कहां पर है। कल प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।